बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका जो फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है, जिसे हिंदी में हम शारीरिक शिक्षा भी बोलते हैं। इसके एनुअल यानी कि फाइनल एग्जाम 2023-24 के लिए, जो कि बहुत ही जल्दी आपका होने वाला भी है, जिसमें मॉर्निंग शिफ्ट यानी कि जनरल शिफ्ट के बच्चों का एग्जाम है 22 फेब को, और इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का एग्जाम है 23 फेब को। ठीक है, तो इन दोनों ही डेट्स के एग्जाम के लिए, दोनों ही शिफ्ट के बच्चों के एग्जाम के लिए, इवन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दोनों ही मीडियम के बच्चों के एग्जाम के लिए आज हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में। ठीक है, जिसके हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करके समझने वाला। ठीक है, अच्छा देखो, आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है, और वो ये कि हमने अपने चैनल पे आज से ही और इसी वीडियो के माध्यम से आपके फिजिकल एजुकेशन के सब्जेक्ट के फाइनल एग्जाम के लिए एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट कर दी है। और इस सीरीज के अंतर्गत आपके 22-23 के एग्जाम से पहले पहले, फाइनल एग्जाम से पहले पहले, हम आपको करवाएंगे अपने चैनल पे कम से कम, जी हाँ बच्चों, कम से कम 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, और आप यकीन मानो, अगर आपने 10 के 10 सैंपल पेपर की तैयारी अच्छे से कर ली तो क्लास में टॉप करोगे आप। 70 आउट ऑफ बहुत अच्छे आपके मार्क्स आ जाएंगे। बस आपने करना क्या होगा, हर एक सैंपल पेपर की वीडियो को अच्छे से समझने के लिए, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देखते रहिएगा। ठीक है, तो आ जाइए, अब हम शुरुआत करते हैं। हमारी आज की ये वाली जो वीडियो है, ये इसी 10 सैंपल पेपर की सीरीज की सबसे पहली वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा प्यार और सपोर्ट बनाइएगा, दिखाइएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारा ये जो प्रयास है वो कैसा है। ओके, बाकी आप सभी को 10 के 10 सैंपल पेपर अगर देखने हैं तो सारी की सारी जो वीडियोस हैं उसे एक प्लेलिस्ट में मैंने कंबाइन कर दिया है, जिसका लिंक आपको मैं यहाँ पे आई बटन में भी दे दूंगा। ठीक है, और जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे भी दे दूंगा, आप कहीं से भी जाके सबको देख लेना। ओके, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए, पेपर के पैटर्न की जहां तक बात रही, तो पैटर्न जो आपका मिड टर्म में था सेम वही आपका यहाँ पे। ठीक है, पेपर में आप पेपर जो है वो आपका 3 घंटे का आएगा और ये 70 नंबर का आएगा, क्योंकि इसमें 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, जो कि बहुत ही जल्दी आपका कंडक्ट भी करवाया जाने वाला होगा स्कूल में। ओके, चलिए अब देखिए, पेपर को पैटर्न को समझने के लिए आप सभी बच्चे अपने हर एक सब्जेक्ट के आपके जो सामान्य निर्देश होते हैं इसे जरूर पढ़ें। ओके, देखिए फिजिकल में क्या होगा कि पेपर में टोटल जो है वो आपके 5 खंड होंगे और 37 प्रश्न होंगे। ओके, जिसमें से खंड ए जो रहेगा, इसमें 1 से लेके 18 ये एक एक अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी कि पूरे 70 नंबर में से सेक्शन ए में आपके 18 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, फिर आपका आता है यहाँ पे खंड नंबर बी, जिसमें 19 से 24 ये आपके 2-2 नंबर के, ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। अब इसमें से आपको किन्हीं 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा, एक क्वेश्चन के छूट है आपको। ओके, और इनका आंसर आपको 60 से 90 शब्दों में लिखना है। फिर आता है हमारा खंड नंबर सी, इसमें 25 से लेके 30 ये हमारे 3-3 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। फिर एक बार फिर से इसमें 6 में से आपको कोई 5 करने हैं, यानी कि इसमें भी आपको एक क्वेश्चन की छूट मिल गई है। ओके, और इनका आंसर आपको 100 से 150 शब्दों में लिखना है। फिर आता है हमारा खंड नंबर डी, ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें 3 आपके क्वेश्चन होंगे, 31, 32 और 33। ये केस स्टडी वाले होंगे। ठीक है, 4-4 नंबर। फिर यहाँ पे खंड ई आ जाता है। खंड ई के अंतर्गत आपके 5-5 नंबर के जो है टोटल 4 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जिसमें से आपको कोई 3 करने होंगे, यानी कि एक छूट आपको इसमें मिल गई। 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर में एक एक आपको यहाँ पे चॉइस मिल गई। ओके, और 5 नंबर का आंसर कितने में लिखना है, 200 से 300 शब्दों में, यानी कि आंसर शीट का फ्रंट बैक मिला दें और इतना ही लिखना है आपको, बस इससे ज्यादा। ठीक है, तो ये पैटर्न हो गया। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हर एक सैंपल पेपर को 2 वीडियो में समझा करेंगे। ठीक है, एक वीडियो में आधा सैंपल पेपर और बाकी एक वीडियो में, यानी कि पार्ट 2 में आधा। ओके, तो ये हमारी जो है वो पार्ट 1 की वीडियो रहने वाली है। इस पेपर के पार्ट 2 का जो लिंक है वो आपको मैं आई बटन में और वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे प्रोवाइड करवा दूंगा। आप सभी बच्चे उसको जाके जरूर से देख लीजिए। ठीक है, तो एक बार पहले जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए पेपर के पैटर्न को समझा दें। ठीक है, ये देखो, पेपर में आपके 5 सेक्शन होंगे और 37 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए में आपके टोटल 1 से 18 1 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी में 19 से 24 2 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से कोई 5 करने हैं। और सेक्शन सी में 3 नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से कोई 5 करने हैं। सेक्शन डी में
31, 32, 33 4 नंबर के केस स्टडीज क्वेश्चन। सेक्शन ए में 5 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे और आपको कोई 3 अटेम्प्ट। ओके ओके, तो क्या अब आप तैयार हैं आज के इस सैंपल पेपर की शुरुआत करने के लिए? तो आ जाइए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, आज के इस सैंपल पेपर का सबसे पहला जो हमारा खंड है, ठीक है, खंड ए यानी कि सेक्शन नंबर जो ए है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें टोटल जो है वो हमारे 18 नंबर के एमसीक्यूज होंगे, इसीलिए 18 नंबर। ओके, अच्छा देखो, इन एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जिन एमसीक्यू को अभी हम डिस्कस करेंगे, आप सभी भी उन एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर मेरे द्वारा आंसर बताए जाने से पहले अपने मन ही मन चैट सेक्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करना। और जब ये वीडियो एंड हो जाए तो आप सभी बच्चे मुझे अपना स्कोर भी बताना, ठीक है, कि सर जी हमने 18 आउट ऑफ इतने के सही आंसर दिए, ठीक है, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है अपने फाइनल एग्जाम की। ओके, चलिए, देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है, इसमें कुछ आसन के हमें उदाहरण दिए गए हैं, हमें ये पहचानना है ये किस प्रकार के आसन। और एक चीज इंपॉर्टेंट, कई बार पता है क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर छुपा हुआ है। एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे पेपर, जैसे भी आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। आपको क्या बताना है, यह किस प्रकार के आसन के उदाहरण हैं, जैसे कि पद्मासन, सिद्धासन, गौमुखासन आदि। ये ऐसे आसन होते हैं जिन्हें शांत वातावरण में किया जाता है, ठीक है, और इन आसन को करने से व्यक्ति की ध्यान करने की शक्ति बढ़ जाती है। तो अब आप समझ गए ना ये कौन से आसन है जो शांत वातावरण में किए जाए, जिससे व्यक्ति की ध्यान करने की शक्ति बढ़ती है, पावर बढ़ती है मेडिटेशन की, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ध्यानात्मक आसन, ठीक है। क्या कहलाते हैं? मेडिटेटिव पोस्चर कहलाते हैं, ठीक है, आसन। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी एकदम करेक्ट है। ओके, चलिए, दूसरा क्वेश्चन बेसिकली एक परिभाषा है जो कि दी गई है किस व्यक्ति के द्वारा, हमें ये बताना है। क्या कहा गया है? मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मनोविज्ञान ने मन का त्याग किया और फिर चेतना का त्याग किया और वर्तमान में व्यवहार के रूप में अपना लिया। ठीक है, यह कथन किसका है? यानी कि मनोविज्ञान जो है उसको अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग व्यक्तियों ने बेसिकली उसकी परिभाषा दी है। पहले कहा गया, सर्वप्रथम जो अरस्तु थे उन्होंने कहा था कि ये आत्मा का त्याग किया गया है, ठीक है। फिर एक व्यक्ति ने कहा कि मनोविज्ञान मन का त्याग है। एक फिर व्यक्ति ने कहा कि ये चेतना का त्याग है और वर्तमान में मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये कथन किस व्यक्ति ने कहा है? अरस्तु ने नहीं कहा है, ठीक है, और रूडफोर्ड गोएकिल इन्होंने भी नहीं, जॉन वाटसन ने भी नहीं, ये कहा है वुड्सवर्थ ने। और कब कहा था? 1948। ओके, इसी प्रकार से आपका इंग्लिश में आ जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। ये दो क्वेश्चन तो आपके थोड़े डिफिकल्ट हो गए है ना। अब आ जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? साइकी, यानी कि ये जो शब्द है इसका क्या अर्थ? तो साइकी का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है आत्मा, यानी कि सोल, ठीक है। ये आपका तीसरा वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है बच्चों, अब ध्यान से इसको बताओ कि किसके अनुसार खेल प्रशिक्षण किसी खिलाड़ी की तैयारी का मूल रूप है। यानी कि ये कथन किसने कहा है कि जो खेल प्रशिक्षण है वो किसी भी एथलीट के लिए किसी भी तैयारी का एक मूल रूप होता है कि वो खेल प्रशिक्षण करे। तो ये कथन किसका है भाई? ये कथन है मैथ्यू का। किसका है? मैथ्यू का। ऑप्शन नंबर कौन सा डी राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब यहाँ पे आता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपको बहुत सारी बातें एक ही बार में पता चल जाएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कहा जाता है कि प्राचीन ओलंपिक खेलों के बारे में हमें कथनों पे विचार। चलिए, जो प्राचीन ओलंपिक खेल थे बच्चों, ये 776 बीसी में शुरुआत किए गए थे। बिल्कुल ठीक बात है। जो प्राचीन ओलंपिक खेल थे ये देवता जियूस के सम्मान में आयोजित किए जाते थे। ये बात भी बिल्कुल सही है। और इन प्राचीन ओलंपिक खेलों में केवल जो यूनानी लोग हुआ करते थे वही भाग ले सकते थे। ये बात भी सही है। फिर आती है बारी कि इनकी समाप्ति यानी कि इन्हें बंद कब किया गया? तो 394 ईडी में किया गया था। इसके द्वारा रोमन का राजा थियोडिसिस वन, इसके द्वारा बंद करवा दिए गए। बिल्कुल ठीक है बात भाई। यानी कि प्राचीन ओलंपिक खेल के बारे में ये चारों ही बातें जो हैं वो बिल्कुल सही। तो इसमें से हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? इसमें चुनेंगे हम सी वाला, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये सभी राइट है। ओके, इसी प्रकार से इंग्लिश में, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एशियंट ओलंपिक गेम्स। तो बिगनिंग कौन किसके सम्मान में खेले जाते थे, कौन भाग ले सकता था, कब इसको बंद कर दिया गया, क्लोज किया गया, सारी बातें बिल्कुल सही।
ठीक है, तो सी राइट है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें करना है बच्चों मिलान। अब मिलान को थोड़ा ध्यान से समझना, तो आप अच्छे से समझ जाओ। ओके, जैसे मान लेते हैं आपके सामने जो सबसे आसान लगता है ना आपको, पहले वो देख। तो हमारे लिए सबसे आसान है राष्ट्रीय खेल संस्थान। क्यों? क्योंकि कोई भी खेल संस्थान जो है वो क्या करता है, वो प्रशिक्षण देता है। ठीक है, यानी कि कोई भी संस्थान जो है वो एक प्रकार की कोचिंग प्रोवाइड करवाता है ना? तो ये तो आपको समझ में आ गया ना। अब देखो, जिसमें आपको पहले का सी मिल जाए, तो ये रहा देखो पहला ही वाला। अब इसमें दूसरे का दिया गया है डी, यानी कि बीपीडी क्या है, ये एक शिक्षण टीचिंग है इसमें। ठीक है, फिर तीसरे का बी है, यानी कि जिला खेल अधिकारी क्या है, ये एक प्रशासन संबंधी कैरियर है। और वजन नियंत्रण क्लब क्या है, ये एक स्वास्थ्य संबंधी कैरियर है। ठीक है ना, मतलब करियर है, बेसिकली फ्यूचर है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका ये पहला वाला राइट। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से इंग्लिश में आ जाता है आपका यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये राइट हो जाएगा। पहले का आपका सी है, दूसरे का आपका डी है, ठीक है, तीसरे का आपका यहाँ पे जो है बी हो जाएगा, और चौथे का आपका ए हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है मानव शरीर रचना विज्ञान। ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, यानी कि जो मानव शरीर रचना विज्ञान है इसका क्या। तो हमारे मानव शरीर में क्या क्या होता है, सभी अंगों की बनावट होती है, कई प्रकार के आकार होते हैं, रूप, स्थिति और भार, ये सारी चीजों का जब हम अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं मानव शरीर रचना विज्ञान। ठीक है, तो बी वाला आपका राइट है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, साइज, शेप, पोजिशन एंड वेट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड ह्यूमन एनाटॉमी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। कोमल अंगों को सुरक्षा पहुंचाना किसका कार्य है, यानी कि ये किसका काम है जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स को। क्या ये श्वसन तंत्र करता है? नहीं। मांसपेशीय तंत्र? नहीं। रक्त परिसंचरण जो तंत्र है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम? नहीं। तो कौन करता है? कंकाल तंत्र। ठीक है, टेम्परल सिस्टम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है बच्चों। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से अगर आप समझेंगे तो आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा। क्या कहा गया है, निम्न में से किसका संतुलन अधिक होगा, यानी कि संतुलन की बात की जा रही है। तो संतुलन जैसे पहला दिया गया है कि वॉलीबॉल खेल में आक्रामक मुद्रा, यानी कि जब वॉलीबॉल खेली जा रही है तो उस समय जो किक कर रहा है हाथ से वॉलीबॉल को, ठीक है, तो उस समय की मुद्रा होगी, उसमें संतुलन ज्यादा होगा? नहीं होगा। जब 1500 मीटर की दौड़ लगाई जाती है उस समय जैसे ही व्यक्ति खड़ा होता है तब संतुलन ज्यादा होगा? नहीं होगा। फुटबॉल में गेंद को चपलता से छीनना, यानी कि पैरों से जब गेंद छीनी जाती है तो उसमें संतुलन होगा? नहीं होगा। तो किसमें होगा? गोल्फ खिलाड़ी की मुद्रा, इसमें सही संतुलन होगा, क्योंकि वो जो डंडी लेकर खड़ा रहता है, ठीक है, बॉल में मारने के लिए, तो उस समय की उसकी जो मुद्रा है उसमें सबसे सही संतुलन बैठेगा, है ना। तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है। इसमें अभिकथन कारण दिया गया है। अभिकथन क्या कहता है कि 1948 में भारत सरकार के द्वारा ताराचंद समिति की स्थापना की। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। उसके बाद अब कारण ये है कि मतलब इस समिति की स्थापना क्यों की गई या फिर इसके क्या कार्य थे या इसने क्या किया, तो क्या बताया गया है, ताराचंद समिति ने भारत में खेलों के स्तर में केंद्रीय शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन साधन की स्थापना की सुधार लाने की अनुशंसा की। यानी कि इस समिति ने ये कहा कि हमें जो है भारत में खेलों के स्तर पर केंद्रीय शिक्षा एवं मनोरंजन जो साधन है इसमें कुछ सुधार लाना चाहिए, जिससे और भी एथलीट इसमें भाग करें और पार्टिसिपेशन करें। ठीक है, तो ये बिल्कुल बात सही है और एक्सप्लेनेशन भी है, तो यहाँ पे आपका ये ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आपका इंग्लिश में है तो ए राइट है, आर भी राइट है, और ये इसके एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करता है। ओके, तो ए हो जाएगा आपका। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से समझिएगा बच्चों। खेल कूद के क्षेत्र में प्रतिबंधित शारीरिक विधियों में शामिल नहीं, यानी कि जब हम बात करते हैं फिजिकल मेथड्स की, तो उसमें कौन सा इसमें से प्रोहिबिटेड नहीं है स्पोर्ट्स में। तो ब्लड डोपिंग, यानी कि रक्त डोपिंग, जिसमें आपका क्या बोलते हैं, ऑटोलॉग्स होमोलॉग्स आ जाता है, तो ये दोनों शामिल हैं। ठीक है, जीन डोपिंग ये भी शामिल है, लेकिन वार्म अप जो है ये शामिल नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि ये तो शरीर को गरमाने की स्थिति है। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है
वो आपका यहाँ पे शामिल नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है। ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, आंसर आपको इसी में मिलेगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यह एक हड्डी का अपनी अपनी लंबी धुरी के चारों ओर घूमना आंदोलन के रूप में जाना जाता है। यानी कि जब कोई हड्डी जो है अपने ही आप मतलब घूमने लगती है चारों ओर, तो उसको क्या बोलते हैं? जब घूमती है तो सिंपल सी बात है, उसको क्या बोलेंगे? घूर्णन बोलेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, आपने शायद अभी तक पढ़ा भी नहीं होगा इसके बारे में, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ो। निम्नलिखित में से किस गति में धनु अक्ष और ललाट समतल संयोजन है? अर्थात ऐसी कौन सी गति है जिसमें धनु अक्ष और जो ललाट है वो समतल हो जाते हैं? ठीक है, तो क्या ये घूर्णन में होता है, आकुंचन में होता है, या सुपिनेशन? ये किस में होता है? अविवर्तन में होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ओके बच्चों, चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन आप सभी को आता होगा। पहले खेलो इंडिया शीतकालीन जो खेल थे ये कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो आप सभी को पता है कहाँ पर आयोजित किए गए थे, लेह एवं गुलमार्ग। ओके, कब अच्छा चलो आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये जो पहले खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स थे ये तो आपको पता चलेगा लेह एवं गुलमार्ग में खेले गए थे, लेकिन ये कब खेले गए थे? ठीक है, अगर आपको पता है तो सारे बच्चे बताओ कब खेले गए थे। जिस बच्चे का सबसे पहले कमेंट आएगा मैं उस बच्चे के कमेंट को पिन भी कर दूंगा और जिस उसे हार्ट भी दे दूंगा, जिसका सही होगा उसे भी हार्ट दे दूंगा। ठीक है, जो बच्चा पहले पिन करेगा मतलब कमेंट करेगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा ताकि और बच्चों को भी पता चले। ये तो पता चल गया खेले कहाँ गए, लेह एवं गुलमार्ग में। अब ये कब खेले गए थे आपको ये बताना है। ओके, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट है। वेयर वर द फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स हेड? क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से समझिएगा। शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों के द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। ये कथन किसका है? अर्थात जब हम किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रिया करते हैं तो उससे मानव के शरीर में जो भी परिवर्तन आते हैं उससे ही शारीरिक शिक्षा बोलते हैं। अब ये कथन किसका है? ये कथन आप सभी को जहां तक मुझे लगता है आता होगा। ये कथन है कैसिडी का। किसका है? कैसिडी का। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको चार बातें एक ही बार में पता चलेंगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, निम्नलिखित षटकर्म यौगिक क्रिया में गलत की पहचान कीजिए। तो इसमें से कौन सा रॉन्ग है, असत्य है, वो हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले कहा गया है नौली के बारे में। तो नौली क्या करती है, ये अमाशय के अंगों की मालिश एवं सशक्तिकरण करती है। पहली बात तो बिल्कुल सही है। फिर कपालभाति क्या करती है, कपालभाति जो है ये मस्तिष्क के अग्रभाग के लिए शुद्धिकरण की एक श्वास तकनीक है। तो दूसरी वाली बात भी बिल्कुल सही है। तीसरी है त्राटक। त्राटक जो है वो गहन ध्यान लगाने की एक प्रक्रिया है और इससे हमारी एकाग्रता की जो शक्ति है वो भी बढ़ती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो ये बात नैति के बारे में कही गई है ये गलत है। नैति जो है वो आहार नली की सफाई नहीं करती है, बल्कि नैति जो है वो हमारे नासिक मार्ग को स्वच्छ एवं साफ बनाने के लिए होती है। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया हो ना कि नौली, कपालभाति, त्राटक का उपयोग किस लिए होता है और नैति नासिक मार्ग के लिए होता है। ओके, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन यहाँ पे जो डी वाला ये राइट। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। ये बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकार है, यानी कि कौन सा एक डिसऑर्डर है? तो मानसिक बीमारी कोई डिसऑर्डर है? नहीं। हानिकारकों का बढ़ना ये भी डिसऑर्डर नहीं है। यह एक शारीरिक अक्षमता है, ये भी नहीं। बल्कि जब आप कोई कार्य कर रहे हो और आपको उसमें कोई रुकावट आ रही हो तो हम बोलते हैं कि हाँ ये विकार है। ठीक है, इंटरप्शन इन परफॉर्मेंस और डूइंग अ वर्क, इट इज कॉल्ड डिसऑर्डर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताना है। इसके अनुसार पेशीय गति विज्ञान ये कहा जाता है इनके तहत कि यह जीवित जीवों के अध्ययन में यांत्रिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग है। यानी कि पेशीय गति विज्ञान के बारे में ये कथन किसने कहा है कि पेशीय गति विज्ञान जो है वो जीवित जीवों के अध्ययन में यांत्रिक सिद्धांतों का उपयोग है। तो किसने कहा है? ये कहा है हॉल के बाद। किसने कहा ये बात कही है हॉल ने। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों इस पेपर का जो हमारा सबसे पहला सेक्शन था, ठीक है, सेक्शन नंबर ए,
18 मार्क्स का वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आप सभी बच्चे बिल्कुल ईमानदारी से बताना, ठीक है, कि 18 आउट ऑफ आपका कितना स्कोर आया। ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ कि आप सभी बच्चों ने अपनी कितनी तैयारी की हुई है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मतलब अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के इस पेपर का हमारा अगला जो सेक्शन है, खंड बी यानी कि सेक्शन नंबर बी, वो शुरू हो जाता है। इसमें 2 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन हैं, जिसमें से हमें कोई 5 करने हैं, इसीलिए ये सेक्शन हमारा 10 नंबर का है। ओके, तो आ जाइए ध्यान से समझते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा है क्वेश्चन नंबर 90। इसमें कहा गया है डोपिंग की अवधारणा को विस्तार से लिखिए। समझते हैं डोपिंग क्या होती है। ठीक है, डोपिंग की अवधारणा। डोपिंग शब्द वह शब्द है जो खेल के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये डोपिंग की अवधारणा ध्यान से समझो। जब किसी एथलीट के द्वारा अपने खेल के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए कुछ गलत तरीके अपनाए जाते हैं, कुछ गलत जो निषिद्ध पदार्थ हैं उनका उपयोग करता है, तब हम उसे डोपिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि खेल में प्रतिबंधित जो प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाइयां हैं, नार्कोटिक्स, ड्यूरोटिक्स, कनावजाइन, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जब वो इनका उपयोग आमतौर पे करता है, तब हम बोलते हैं कि हाँ ये डोपिंग। ठीक है, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि किसी भी एथलीट को डोपिंग करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इससे खेल की भावना को आहत पहुंचती, चोट पहुंचती। ठीक है, तो एक प्रकार से अब आपको समझ में आ गया डोपिंग क्या है। डोपिंग की अवधारणा का संबंध इससे है कि किसी एथलीट के द्वारा अपने खेल के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए कुछ निश्चित पदार्थों का उपयोग किया जाना, जो उसके खेल के प्रदर्शन को बढ़ा देते हैं, जो कि खेल भावना के खिलाफ है, उसी को डोपिंग बोला जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब इसी को इंग्लिश में राइट इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ डोपिंग। तो क्या होती है डोपिंग, इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ें। ओके, चलिए 2 नंबर का अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 20 के अंतर्गत शैशव अवस्था की विकासात्मक विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी कि जो शिशु अवस्था होती है, जो कि जन्म से लेके 5 वर्ष तक की मानी जाती है, तो इस समय जो विकास होता है उसका वो बताइए। तो आपको बस 2 पॉइंट लिखने हैं, एक तो शारीरिक विकास का, एक बौद्धिक विकास का। बाकी ये थोड़ा मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। ठीक है, तो पहले शारीरिक विकास। इस समय जो है 0 से मतलब जन्म से 5 वर्ष तक बच्चे के शारीरिक वृद्धि, उसके आकार और उसके वजन में तेजी आती है। ठीक है, 5 वर्ष तक बच्चा जो है वो तेजी से बढ़ता है, उसका आकार भी बढ़ता है, वजन भी बढ़ता है। फिर बौद्धिक विकास। शैशव अवस्था में या फिर इस काल में बच्चा जो है वो सिर्फ उन्हीं वस्तुओं में रुचि रखता है, वो सिर्फ उन्हीं वस्तुओं को देखना चाहता है, उन्हीं वस्तुओं के साथ में खेलना चाहता है, जो कि उसकी भूख व भोजन की तत्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो बच्चे छोटे होते हैं ना, उन्हें खाना बहुत सारा खाना होता है। ठीक है, आप आपके साथ में बैठ जाएंगे, भले ही वो एक कौरा खाए रोटी का, ठीक है, लेकिन आपके साथ भी खाएंगे, फिर अकेले भी खाएंगे, जो आएगा उसके साथ भी बैठ के खाएंगे, है ना। तो ये यही दर्शाता है। उसके बाद 2 से 3 वर्ष तक का जो बच्चा होता है, वो धीरे-धीरे करके छोटे-छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देता है। जैसे आपके घर में होगा ना 2-3 साल का बच्चा बोलता है, पापा, मम्मा, पानी, इस प्रकार से ऐसे बोलता है ना? तो छोटे-छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देता है। 5 वर्ष की आयु तक वो आराम से बोलना शुरू कर देता है, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं। ठीक है? खेलने भी लगता है। इस प्रकार से 0 से यानी कि जन्म से 5 वर्ष तक का एक जो बच्चा होता है, उसके विकास इस प्रकार से होता है। ठीक है? तो शारीरिक, बौद्धिक और 1-2 बातें ये बात। ठीक है बच्चों? चलिए, डिस्क्राइब इन डिटेल द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी, या फिर कह सकते हैं, हाँ, चलिए, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड एक ये ओके? अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान है। मांसपेशीय गुण क्या होते हैं? कोई 4 लिखिए। तो मांसपेशीय गुण 4 ही हैं बेसिकली। सबसे पहला है सकुड़न, सकुड़न, ठीक है। दूसरा है उत्तेजना, जिससे व्यक्ति उत्तेजित होता है। तीसरा है लोच, जो कि लचकता को दर्शाता है। और चौथा है विस्तारशीलता, यानी कि जो उसके विस्तार को दर्शाती है। ठीक है, तो ये है मांसपेशियों के 4 गुण। सिकुड़ती भी है, उत्तेजित भी करती है, लचीली भी है और विस्तार भी करती है, सारी चीजें करती है। ठीक है, तो राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स, कोई 4 आपको बतानी थी। ओके, ओके, तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा 22। बेसिकली ये PRICE, ये
ये है, ठीक है ना? यहाँ पे एल लिखा हुआ है, आप उसे भूल जाना। ओके, तो ये PRICE किसे कहते हैं तथा ये किससे संदर्भित करता है? ओके, तो बेसिकली देखो, अभी के लिए बस आप ये समझो कि PRIC है क्या, उसके बाद में जब आपके लिए मैं 5 नंबर का एक क्वेश्चन लेके आऊँ, तब ये जो आपका नया टॉपिक है ना 2023-24 के सेशन का, इसे पूरा आपको समझाएँगे। ओके, अभी बस ये समझो कि ये जो प्राइस है, ये चोट से निपटने का एक प्रोटोकॉल है, ठीक है? अब चोट से निपटने के प्रोटोकॉल में ये सुरक्षा को दर्शाता है, आराम को, बर्फ, संपीड़न और ऊंचाई को दर्शाता है। ओके, जब 5 नंबर का क्वेश्चन लाऊंगा तब आपको अच्छे से, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? अक्षमता शिष्टाचार, इससे आप क्या समझते हैं? और ये अक्षमता शिष्टाचार एक सकारात्मक और ऊर्जावान रवैये को कैसे विकसित करता है? तो आइए समझते हैं अक्षमता या शिष्टाचार। देखिए, अक्षमता जो शिष्टाचार है, ये एक दिशा निर्देशों का समूह होता है, जो कि विशेष रूप से विकलांग जो अक्षम व्यक्ति हैं, इनके साथ में जब कोई संपर्क करने जाता है, तो उसके कुछ तरीके हैं, ठीक है? कैसे दिशा निर्देश, कैसे तरीके? ये ऐसे तरीके हैं, जिसके माध्यम से जब कोई व्यक्ति किसी विकलांग के साथ में विकलांग के पास जाए, तो उसके साथ सम्मानपूर्वक, विनम्रतापूर्वक संवाद करे, बातचीत करे, ठीक है? ये उसको दर्शाता है। अब ये किस प्रकार से एक सकारात्मक और ऊर्जावान रवैया प्रस्तुत करते हैं? तो लिखेंगे, व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा और दृष्टिकोण के साथ-साथ विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति से संपर्क करना चाहिए। उसके साथ में मैत्रीपूर्ण अपनी दृष्टि रखनी चाहिए। अक्षमता वाले व्यक्ति के साथ में सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए। कुछ मामलों में डर भी नहीं दिखाना चाहिए। है ना? मतलब जो हाँ, यही कॉन्सेप्ट है। ओके? तो ये है अक्षमता या शिष्टाचार। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी को इंग्लिश में देख लीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसेबिलिटी एटिकेट? उसके बाद में किस प्रकार से डिसेबिलिटी एटिकेट जो है वो पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक एटीट्यूड को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने ये पॉइंट है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 24 बड़े ध्यान से समझो। मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में अवधान को समझो। ठीक है, तो मनोविज्ञान की 3 से 4 विशेषताएं हैं, जिसमें एक विशेषता है अवधान। अवधान का दूसरा नाम है ध्यान। तो ये होता क्या है, पहले ये समझो। ध्यान जो है यानी कि अवधान, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उत्तेजनाओं यानी कि सूचनाओं के समूह में से किसी एक उत्तेजना सूचना को चुना जाता है। ठीक है, अवधान क्या है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी एक उत्तेजना समूह में से किसी एक पॉइंट को चुन लिया जाता है। ओके, अब यहाँ पे डम्बल क्या कहते हैं? डम्बल के अनुसार किसी दूसरे वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान कहलाता है। यानी कि आपके सामने ये दो वस्तु हैं, इन दोनों में से आप सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर अपना ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित करते हो, ये कहलाता है अवधान। एक और शब्द है, सामान्य शब्दों में अवधान उस प्रक्रिया को माना जाता है। ठीक है, अच्छा ये तो वही कॉन्सेप्ट आ गया आपका। ठीक है, बस ये डम्बल वाला और ये ऊपर जो मैंने बताया, ये 2 पॉइंट याद। ओके, इसी प्रकार से इंग्लिश में एक्सप्लेन अटेंशन अमॉन्ग फिजियोलॉजिकल करेक्ट। तो ये है आपका, और यहाँ पे ये तो अलग ही पॉइंट है। ओके, 2 नंबर का, अच्छा ये हो गया क्या हमारे 24 तक? चलिए, इस प्रकार से हमारे 2 नंबर की ये जो सारे क्वेश्चन वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, 19 से 24। अब हम बात करते हैं अपने अगले सेक्शन की। ठीक है, जो कि हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, और ये जो हमारे क्वेश्चन अब हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ से हमारा खंड सी यानी कि सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें 15 नंबर के हमारे क्वेश्चन हुए, यानी कि 3-3 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन, जिसमें से 5 हमें करने हैं। ओके, आ जाइए अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? 25, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में मनोविज्ञान के महत्व को समझाइए। ठीक है, तो मनोविज्ञान का क्या महत्व होता है वो हमें बताना है। आ जाइए, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में मनोविज्ञान का महत्व। सबसे पहला, जब किसी व्यक्ति को, किसी एथलीट को मनोविज्ञान की पूरी जानकारी होती है, जब वो उसका अध्ययन करता है, तो क्या-क्या बदलाव होते हैं? सबसे पहला, शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में सहायता करती है। ठीक है, साथ ही उस व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि करती है। उसकी जो स्वास्थ्य आदतें हैं, उसको विकसित करती है, क्योंकि जब हम मनोविज्ञान को पढ़ते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि आदतों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है? जिसकी वजह से हम एक अच्छा अपना लक्ष्य निर्धारण कर पाते हैं। एक बिना तनावपूर्ण वाली जो ज़िंदगी है, उसको जी पाते हैं। खेलते समय, कार्य करते समय
किसी भी प्रकार की जो बाधा होती है उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। मनोविज्ञान का एक और महत्व ये है कि इससे हमारे ध्यान लगाने की जो शक्ति है, हमारी जो एकाग्रता की शक्ति है, ये बढ़ती है। हमारे शारीरिक अंग और मस्तिष्क का जो समन्वय है, तालमेल, ये बढ़ जाता है। एक नेता का गुण हमारे अंदर आ जाता है। हम गुस्सा कम होते हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल में कर लेते हैं। बहुत सारी इसकी विशेषताएँ हैं, ठीक है? तो इसमें से आपको कोई 6 बताने हैं। अभी अगर आपका 5 नंबर में आ जाएगा, तो आप इन सारे के सारे को बता देना। ओके? चलिए, अब आता है इंग्लिश मीडियम में। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट। तो क्या-क्या कहा गया है, उसके बारे में ये पॉइंट आपके हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके बच्चों? चलिए, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, ध्यान से समझिएगा। खेलों में वर्जित या निषिद्ध डोपिंग श्रेणियों में एनाबॉलिक स्टेरॉइड, ड्यूरेटिक्स तथा जो नार्कोटिक है, इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो निषिद्ध पदार्थ डोपिंग की श्रेणियों में एनाबॉलिक स्टेरॉइड, ड्यूरेटिक्स और नार्कोटिक्स। और भी हैं इसके बहुत सारे, फिलहाल हम इन तीनों को ही समझते हैं। ओके, पहला है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ड्यूरेटिक्स और नार्कोटिक्स। एनाबॉलिक स्टेरॉइड से क्या होता है कि जब एथलीट इसका उपयोग करता है, तो एथलीट को गहन प्रशिक्षण करने व मांसपेशियां बनाने में इससे मदद मिलती है। लेकिन इसके प्रभाव से क्या होता है, वो आक्रामक हो जाता है, अर्थात उसे गुस्सा बहुत ज्यादा जल्दी आने लगता है। ठीक है, उसके गुर्दों को भी नुकसान होता है। दूसरा है ड्यूरोटिक्स। इससे ये क्या करता है, ये शरीर से जो तरल पदार्थ होता है उसे निकाल देता है और वजन को नियंत्रण रखने में सहायक होता है। ठीक है, जैसे बॉक्सिंग में वह शरीर में अन्य दबाव को छुपाने के लिए इसका इस्तेमाल। लेकिन इसका प्रभाव क्या होता है? इसके प्रभाव से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। चाहे वो फिर महिला हो या फिर कोई पुरुष एथलीट हो, दोनों में पानी की कमी हो जाती है। तीसरा है नार्कोटिक्स। चोट या थकान से होने वाली ये दर्द को छुपाता है। नार्कोटिक्स का जब हम उपयोग करते हैं, तो हमें चोट या थकान का अनुभव ही नहीं होता है। ठीक है? इसीलिए हमारा जख्म बढ़ जाता है। जब हम नार्कोटिक्स का उपयोग करते हैं, तो ये लतकारी हो सकता है। अधिक मात्रा लेने से जो हमारी सांस लेने की रफ्तार है वो धीमी हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है और भी बहुत सारे कारण हैं, मतलब इसके प्रभाव बन सकते हैं। ठीक है? तो किस-किस के उपयोग से क्या होता है और इनके फिर क्या-क्या प्रभाव पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने देखी। ओके? इस प्रकार से 26 हो गया आपका। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देखें। एनाबॉलिक इन प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्ट डोपिंग कैटेगरीज इन स्पोर्ट्स डिस्क्राइब इन डिटेल द इफेक्ट्स ऑफ स्टेरॉइड्स यानी कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ड्यूरेटिक्स एंड नार्कोटिक्स। आपके सामने ये पॉइंट है, आप यहाँ से पढ़ लीजिए। ओके? अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 27। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। हृदय के कार्यों के बारे में संक्षेप में बताइए। तो हृदय के क्या-क्या कार्य होते हैं? देखो, हृदय जो है वो शरीर के सभी मार्ग में शुद्ध रक्त का संचालन करता है। इससे प्राणीगत संचालन यानी कि जो हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है, हम इसे वो बोलते हैं। सिंपल सी बात है, हृदय का क्या काम होता है? हमारे शरीर के सभी मार्ग जो हैं उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको सही रखता है। ठीक है, यह शरीर के सभी अंगों से जो खराब खून होता है उसको हटा देता है और शुद्ध खून को फेफड़े तक पहुंचाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं फेफड़े संबंधी प्रवाह। तो एक तो प्राणीगत संचालन और एक फेफड़े संबंधी प्रवाह। यह रक्तचाप को नियंत्रित करता है, यानी कि हमारी जो ब्लड प्रेशर है उसको नियंत्रित करता है। हृदय की दर को नियंत्रित रखता है। नियमित व्यायाम से जो दिल के काम करने की क्षमता है, उसे सुधारा जा सकता है। ये सारी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के इंग्लिश मीडियम। ठीक है, एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट द फंक्शंस ऑफ द हार्ट। तो हार्ट के फंक्शन को आपको ब्रीफली यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। शारीरिक पुष्टों के अंगों की व्याख्या कीजिए। यानी कि शारीरिक जो हमारी पुष्टि है, इसके अंगों की हमें व्याख्या करनी है। दैट मीन्स एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ फिजिकल कन्फर्मेशन। ठीक है, कॉन्फर्मेशन बेसिकली। तो ये प्रश्न जो है वो बेसिकली आपका 5 नंबर का है, लेकिन 3 नंबर में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि 5 नंबर में और भी बड़े बड़े प्रश्न। ओके, तो शारीरिक पुष्टि के अंग, सबसे पहला है शक्ति। शक्ति कैसे हमारी फिजिकल फिटनेस को बनाए रखती है? फिजिकल फिटनेस के लिए शक्ति की इंपॉर्टेंस ये है, किसी भी कार्य को करने के लिए कार्य करने की जो शारीरिक क्षमता है वही शक्ति कहलाती है। ठीक है, आप जैसे कोई काम करने जाते हैं, उस काम करने के लिए आपकी जो जितनी शारीरिक क्षमता लगनी है उसी को शक्ति बोलते हैं। जैसे मेडिसिन बॉल के साथ में व्यायाम करना,
ठीक है, आइसोमेट्रिक व्यायाम खींचना, जैसे वो रस्सी नहीं होती जिसे पैर से दबा के ऊपर की तरफ खींचते हैं, वैसा। दूसरा है गति। यह व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति जो है वो एक ही तरीके के काम को तेज गति से और लंबे समय तक करता है। ठीक है? गति प्रदर्शन विभिन्न खेलों में भिन्न-भिन्न खेलों के रूप में प्रकट होता है। जैसे कि तेजी से लय के साथ में अभ्यास करना। आप कोई भी योगा कर रहे हैं, कोई भी और कुछ काम कर रहे हैं, तो उसको आप तेजी से करते हैं, है ना? आप तेजी से दौड़ते हैं, ये सारी चीज़ें इसके। ओके? फिर आता है यहाँ पे सहन क्षमता। यह कार्य को जारी रखने की योग्यता है। अर्थात जब आप किसी काम को करते हैं, उस काम को लंबे समय तक करते रहने की ये योग्यता है। जब आप थक जाएँ और आपको लगे कि आप इसे नहीं कर पाएँगे, फिर भी उस काम को करना सहन क्षमता कहलाता है, जिसे आंतरिक बल भी बोलते हैं। ओके? जैसे आप किसी लंबी दूरी की दौड़ में भाग ले रहे हैं, तो आपको पता है आप हारे या जीते आपको लंबी दूरी तक पहुँचना ही पड़ेगा, है ना? तो आप थकने के बावजूद भी आपको लगता है मुझे रुक जाना चाहिए, फिर भी आप दौड़ रहे हैं, है ना? ये सहन क्षमता है। फिर है बच्चों लचक। यह शरीर के जोड़ों की गति की क्षमता है। अर्थात यह लचीलापन है जो कि एक संयुक्त संरचना, चारों ओर गति की सीमा, मांसपेशियों की लंबाई, इन सभी को दर्शाता है। सिंपल सी बात है, हमारे जो जोड़ होते हैं, ये उसकी क्षमता होती है कि किस प्रकार से कितनी देर तक उससे हम काम ले सकते हैं। ओके? तालमेल संबंधी योग्यताएँ आती हैं, कुछ ये पॉइंट है, आप यहाँ से पढ़ लेना। ओके? मेनली आपको 3 ही बताने थे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझा। ओके बच्चों? चलिए, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। इंग्लिश मीडियम में आ जाता है कि एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। ठीक है? फिटनेस के बारे में या कन्फर्मेशन। तो फिटनेस का सबसे पहला स्ट्रेंथ है, फिर स्पीड है, एंड्योरेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज हैं, ये सारे पॉइंट। ओके बच्चों? तो आई होप अब आपको समझ में आ चुका होगा ये वाला भी। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न 3 नंबर के साथ-साथ 5 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है? देखिए प्रश्न क्या कहता है, ओलंपिक खेलों के कोई 3 उद्देश्य लिखो। ओके? देखिए सबसे पहला उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ओलंपिक खेलों का, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे खेले जाते हैं, तो विश्व के लोगों में बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक शिक्षा और कल्याण को उन्नत करना। ठीक है? दूसरा, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्यता को बनाए रखना, उनको बढ़ावा देना, सुधार कैसे किया जा सकता है, ये बताना। राष्ट्रीय लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जितने भी स्वैच्छिक और अन्य संस्थाएं हैं, इन सभी को दूसरे निकायों के प्रति उत्तरदायी और अपना सहयोग देना। शारीरिक गतिविधियों में जैसे खेलों में खेल-कूद, इन सभी में रुचि लेने के लिए स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको प्रोत्साहित करना। ठीक है? व्यक्तिगत चरित्र, बेहतर नागरिकता का गुण, स्वास्थ्य, कुशल जीवन शैली, ठीक है? इन सभी को विकसित करना। जाति के नाम पे, नस्ल के नाम पे, धर्म के आधार पे किसी प्रकार का खेल में भेदभाव ना हो। सभी खिलाड़ी बेसिकली अवश्यव्यायी हों, ठीक है ना? ये चीज़ यहाँ पे कही गई है। भेदभाव नहीं होगा और सभी को आगे चल के इसमें फ्यूचर भी मिलेगा, कुछ ये बात। ओके? तो ये है ओलंपिक खेलों के उद्देश्य। इंग्लिश में आ जाते हैं, तो राइट एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओलंपिक गेम्स। तो कौन-कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आप यहाँ से इज़िली रीड आउट कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन बच जाता है हमारा, योग के महत्व को समझाइए। ठीक है? योग के महत्व को समझाइए। तो योग में शारीरिक व मानसिक व्यायाम होते हैं, जिनसे हमारे शरीर को लाभ मिले। ठीक है? अब क्या-क्या इसके महत्व होते हैं? तो सबसे पहला, योग के द्वारा हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। योग से हमारा हृदय, हमारे फेफड़े की जो काम करने की क्षमता है, इसमें वृद्धि होती है और अच्छी बनती है। योग के नियमित अभ्यास से शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। शरीर की शक्ति, चपलता, लोच और समन्वय ये अच्छी बनी रहेगी। थकान नहीं होगी किसी प्रकार की, ज़्यादा अगर है भी तो वो दूर हो जाएगी। हमारी एकाग्रता, ध्यान करने की जो शक्ति है वो बढ़ती है। हमारे शारीरिक ढांचे में सुधार आता है। शरीर तंदुरुस्त, मजबूत और हष्ट-पुष्ट रहता है। ठीक है? तो ये है योग के महत्व। और पता है, इनको तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश में एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। तो योगा के बारे में क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। ओके बच्चों? तो इस प्रकार से हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब बचेगा हमारा सेक्शन नंबर डी, जो कि हमारा 12 नंबर का आएगा। फिर सेक्शन नंबर ई, जो कि हमारा 15 नंबर का आएगा। तो ओवरऑल देखा जाए
तो अभी हमारे 27 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो रह जाता है। तो इन क्वेश्चंस को हम समझेंगे पार्ट 2 की वीडियो। पार्ट 2 की वीडियो बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगी चैनल पे, जल्दी जाके देख लेना। और रही बात लिंक की, तो आपको मैं यहाँ पे आई बटन में भी दे दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों आज की ये वीडियो एंड हो जाती है, जिसमें 10 सैंपल पेपर की सीरीज का ये पेपर 1 का हमारा पार्ट 1 कंप्लीट। ठीक है, अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और साथ ही कमेंट में बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।